नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स का स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टैक्सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो 69th बीपीएससी हुआ था उसमें अगर आप देखोगे, अभी हम लोग मॉक भी इंटरव्यू लेकर आए हैं, तो आप देखोगे कि आप एक जनरल परसेप्शन लोगों के दिमाग में था कि यूपीएससी वाला क्राउड आ गया, यूपीएससी वाला क्राउड आ गया, तो उसके लिए चीज़ें आसान थी। कुछ हद तक ये सही भी है, पर यूपीएससी वाला क्राउड कोई आसमान का तो क्राउड नहीं है। वो तो वही क्राउड है जो मेहनत करता है। सिंपल सी बात है। वो जो ये सब टॉपिक है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, इसको बहुत अच्छे से कर रखा है। आपको आश्वस्त कर रहे हैं। अभी तक आपको हमने ऑलरेडी प्लानिंग पढ़ा दिया, जीडीपी पढ़ा दिया, बजट पढ़ा दिया। यूपीएससी का अभी तक का जितना एग्जाम होगा, एक क्वेश्चन जाकर उठाकर आना। अगर कंसेप्चुअल एंगल से तुमसे अगर वो नहीं बनेगा तो हम टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होते हैं, तुम्हारे जूम सेशन में अवेलेबल होते हैं। आकर क्वेश्चन मेरे मुंह पर फेंकना, उड़ा देना और बोलना कि हमसे नहीं बना। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो हम लोग अलग से करेंगे, पर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। तो अब आपका जो शिकायत रहेगा कि यूपीएससी का क्राउड, फलाना का ढिमकाना का क्राउड, वो हम रहने ही नहीं देंगे। मात्र एक चीज में अगर आप कमी करेंगे कहीं तो करेंगे, आप अपनी मेहनत में कमी नहीं होने देंगे। तो इस बार हम लोग झंडा गाड़ेंगे। 70th बीपीएससी में इस चीज को याद रखो कि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा आने वाली है। तो वैकेंसी ज्यादा आने वाली है तो लोगों का कंपटीशन भी ज्यादा आने वाला है। पूरा यूपीएससी का क्राउड इस पर फाइट करेगा। तो हम तैयारी इसी लेवल का आपको करा रहे हैं। और जो हम टॉपिक क्लास में करा रहे हैं, कोई भी मार्केट का जाना, कोई भी मन विचार टेस्ट पेपर उठा के आना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के आना, और अगर जो हम पढ़ाए हैं जिस टॉपिक से नहीं बनेगा तो मेरे ऊपर निकाल कर फेंक देना। ठीक है, ध्यान से देखो। टैक्सेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा और यहां से हमेशा क्वेश्चंस बनते आया है। तो बहुत इसको हम लोग डीपर अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे। लास्ट मोमेंट पे कोई तैयारी नहीं होता है। अभी जो तुमको पढ़ा रहे हैं, जैसे पॉलिटी कंप्लीट कर दिया गया है तुम्हारे रेजोनेंस में, पॉलिटी को करते चलो, रिवाइज करते चलो। इकोनॉमिक्स खत्म कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स को एकदम कमांड कर लो। एक क्वेश्चन आएगा, उसको खोज खोज के तुम बनाओगे, यह मेरा गारंटी है। साथ में साइंस तुम लोग का बायो चल रहा है, करते चलो। साइंस में होमवर्क हम लोग देते जा रहे हैं एनसीईआरटी का, उसको करते चलो, झंडा गाड़ दोगे। 2-3 चीज को याद रखना कि दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। दाव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। टूट सकते हैं मगर तुम झुक नहीं सकते। झुकने का, वापस जाने का वक्त तो है ही नहीं। बस एक काम करना है कि मेहनत खूब करना है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। बिकॉज यू वांट द प्राइज। व्हाट इज द प्राइज? यू वांट टू बिकम अ डिप्टी एसपी और एसडीएम। यू वांट द प्राइज, यू वांट द ग्लोरी ऑल्सो। बिहार सरकार वाला ग्लोरी भी चाहिए। यू वांट द सक्सेस, बट व्हाट यू डोंट वांट टू वर्क, यू डोंट वांट द ग्राइंड, यू डोंट वांट द स्ट्रगल, एंड दिस इज नॉट हाउ द थिंग्स वर्क आउट, राइट? तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। बाकी हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज देखो, हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग से चलेंगे, है ना? रिवर्स चलते हैं भाई। टैक्सेशन पढ़ना है, मतलब हम पे सरकार टैक्स लगा रही है। तो जो टैक्स लगा रही है, पहले हम लोग इसका कुछ पॉलिटिकल एंगल वगैरह खोल के देखो कि पॉलिटिकल एंगल क्या है। क्वेश्चन एक फ्रेम कर रहे हैं कि पेइंग टैक्स इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। कुछ तनख्वाह मारेगा, हाँ, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, सोशल ड्यूटी, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन क्या है, देखते हैं अभी। देखो, टैक्सेशन तो सरकार तो टैक्स लेती है। तो सरकार क्या टैक्स लेती है? उसके लिए इनकम टैक्स एक्ट पास की है, उसके तहत अपने आप में पावर लेती है और आप पर टैक्स लगाती है, इंपोज करती है। अब क्वेश्चन ये है कि इज पेइंग अ टैक्स अ फंडामेंटल ड्यूटी और नॉट? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन इकोनॉमिक्स वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड कि फंडामेंटल ड्यूटी का जो कंसेप्ट है हमारा, ठीक है, कहां से लिया गया है? अर्स्टवाइल यूएसएसआर से लिया गया है, अभी का रसिया से लिया गया है। जो फंडामेंटल ड्यूटी का कंसेप्ट है, इसके तहत हम लोग ने अपने संविधान में संशोधन किया। कौन सा संविधान संशोधन? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हम लोग लेकर आते हैं। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हम लोग संविधान में एक पार्ट जोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल में, 51A आर्टिकल में, हम लोग 11 फंडामेंटल ड्यूटी का लिस्टिंग कर देते हैं कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है। पेइंग टैक्स इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। इट इज नॉट। लेट मी पुट द थिंग्स कैटेगोरिकली वेरी क्लियर। पेइंग टैक्स इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी एट ऑल। तो क्या हुआ कि एक स्वर्ण सिंह कमिटी बना,
ये सब चीज़ तुमको बताए हुए हैं हम लोग पॉलिटी में, पर फिर भी एक बार रिवाइज कर लो। स्वर्ण सिंह कमेटी बना। जो स्वर्ण सिंह कमेटी बना वो रिकमेंड करता है कि भाई जो राइट टू पे टैक्स को फंडामेंटल ड्यूटी में इसको शामिल कर लो। बट दिस आइडिया वाज solely and it was solely rejected and it was thrown into the dustbin. As of now, we have 11 fundamental duty. Those 11 fundamental duties present in the Article 51E of the Constitution, which is present in the Part 4E of the Constitution. Since it was done through the Constitutional Amendment Act, which act it is? 42nd Constitutional Amendment Act. The idea of the fundamental duty was taken from the Constitution of the USSR. Let me make the things categorically clear once again. The right to pay tax is not a fundamental duty. ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गया तब तुम समझ सकते हो कि ये होगा कि क्या होगा। कमेंट बॉक्स में हमको इसका तुम उत्तर दे दो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दो। सॉरी, अब स्टार्ट करते हैं। जो पिछला लेक्चर तुम लोग को कुछ बताए हैं उसमें, ये तो चूंकि नया टॉपिक है, हम क्राउडिंग आउट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस तुमसे करना चाहते हैं। क्राउडिंग आउट क्या होता है? जब भी हमको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो विल गो टू द बेसिक्स। हमारा बेसिक्स क्या रहा है? जीडीपी जो सकल घरेलू उत्पाद है उसको हमने डिफाइन किया था C प्लस I प्लस G प्लस NX। भारत के केस में हमने ये कहा था कि साहब ये चीज नेगेटिव होता है। अब हम जीडीपी के केस में देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति आन पड़ी है कि सकल घरेलू उत्पाद कम है। जब सकल घरेलू उत्पाद कम है तो गवर्नमेंट तो नहीं कह सकता है कि जीडीपी कम हो गया, गवर्नमेंट को तो बढ़ाना है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ा दी। अभी तुमको बताया कि जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है तभी तो तुम, एक कंसेप्ट होता है बजट डेफिसिट का। बजट डेफिसिट का मतलब हो गया कि सरकार का टोटल रेवेन्यू 100 रुपया है और सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? 1000 रुपया है। तो आप सोचेंगे कि सर जितना कमाती है सरकार उतना ही खर्च करती है, 1000 रुपया क्यों खर्च करती है? भाई हम एक वेलफेयर स्टेट हैं। वेलफेयर स्टेट तो हैं ही, साथ साथ हम क्या हैं? एक पुअर कंट्री भी हैं। तो हमारी जरूरतें ज़्यादा हैं और सरकार जो है पैसा कमाने के लिए नहीं बनी है, पैसा खर्च करने के लिए बनी है। तो जो भी सरकार रहेगा वह ज़्यादा खर्च करेगा आमदनी के तुलना में। तो भाई ये जो तुम 900 रुपया तुम्हारे पास आएगा या 900 करोड़ रुपया जो तुम लेकर आओगे, कहां से लेकर आओगे? तुम कहीं ना कहीं से बोरो करोगे। तो बोरो कहां से करोगे? एक तुम बोल सकते हो कि सर इंटरनेशनल मार्केट से बोरो कर सकते हैं। बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट से बोरो कर सकते हैं, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक से बोरो कर सकते हैं। तुम कह सकते हो कि सर ब्रिक्स बैंक से बोरो कर सकते हैं। आप ये भी हमको कह सकते हैं कि सर वर्ल्ड बैंक से बोरो कर सकता है भारत। बिल्कुल कर सकता है। देयर आर एन नंबर ऑफ द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, वहां से बोरो कर लेगा। पर मुख्य रूप से जो भारत बोरो करेगा वो डोमेस्टिक से बोरोइंग होगा, बैंक से बोरो करेगा, है ना, मार्केट से बोरो करेगा भारत सरकार। तो इंटरनेशनल मार्केट से भी बोरो करेगा, डोमेस्टिक मार्केट से भी बोरो करेगा। सरकार की आमदनी कितनी? 100 रुपया, खर्चा कितना? 1000, 900 करोड़ रुपया उसको बोरो करना है। तो कुछ इंटरनेशनल से बोरो करेगा, मैक्सिमम डोमेस्टिक से बोरो करता है। मानते हैं कि भारत में डोमेस्टिक जो हमारे पास पैसा है 10,000 करोड़ रुपया है। उस 10,000 करोड़ रुपया में सरकार कह रही है, या हम बोलते हैं 1,000 करोड़ रुपया है, 1,000 करोड़ रुपया है डोमेस्टिक मार्केट में हमारा। सरकार को कितनी जरूरत है? 900 करोड़ रुपया। तो सरकार क्या कर ली कि 900 करोड़ रुपया को यहां से बोरो कर ली। तो अब मार्केट के पास कितना बचा? 100 करोड़ रुपया। तो ये पैसा को अब किसके पास अवेलेबल है? प्राइवेट प्लेयर के पास अवेलेबल है, अंबानी के पास अवेलेबल है। अगर अंबानी को फैक्ट्री लगाना है तो लगाएगा, अदानी को लगाना है तो लगाएगा, एनटीपीसी को लगाना है तो लगाएगा, मानते हैं कि हिंडाल्को को लगाना है, अनिल अग्रवाल को लगाना है, जिसको लगाना है, जीएमआर को लगाना है, जीवीको को लगाना है, एलएनटी को लगाना है, वो अब उसके पास कितना पैसा अवेलेबल है? 100 करोड़ रुपया अवेलेबल है। मार्केट से क्या कर लिया सरकार? 900 करोड़ रुपया उठा लिया। मार्केट में टोटल 1000 करोड़ रुपया था। देखो, कोई भी जो भी पैसा है मार्केट वाला वो चाहेगा सरकार को पैसा देने के लिए। क्यों? सरकार को डिफॉल्ट करने का चांस नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है। क्यों डिफॉल्ट करने का चांस नेग्लिजिबल होता है? भाई वो भारत सरकार है ना, सरकार क्या डिफॉल्ट करेगा? बहुत कम चांस होता है, फिर तो पूरी अर्थव्यवस्था ही चरमरा जाएगी। तो वो कोशिश करेगा कि सरकार को दे दे। पर हमको तुम ये बताओ, अब ये अगर सरकार को 900 करोड़ रुपया की जगह मानते हैं कि सरकार को मात्र 500 करोड़ रुपए की जरूरत होती, तो यहां पर मार्केट में प्राइवेट प्लेयर के पास कितना रुपया अवेलेबल होता? 500 करोड़ रुपया अवेलेबल होता उठाने के लिए। तो ये 500 करोड़ रुपया को उठाकर वो फैक्ट्री में लगाता, कहीं और खर्च करता।
देखो, जब मार्केट में मात्र प्राइवेट प्लेयर के पास 100 करोड़ रुपया अवेलेबल है, तो ये प्राइवेट प्लेयर को कितना पर सूद मिल रहा होगा? 10% पर सूद मिल रहा होगा। अगर मार्केट में 500 करोड़ रुपया अवेलेबल होता तो पैसा ज़्यादा है, लेने वाले वही लोग हैं प्राइवेट प्लेयर का, तो हो सकता है कि इसको 8% पे सूद मिल रहा होता। हो सकता है कि यहाँ पर सरकार को 500 करोड़ की जरूरत नहीं होती, सरकार मात्र 100 करोड़ रुपया ले रही होती, और यहाँ पर एक 900 करोड़ रुपया अवेलेबल होता प्राइवेट प्लेयर के लिए। तो यहाँ पर चूंकि 900 करोड़ रुपया अवेलेबल है, तो देने वाला ज़्यादा है, लेने वाला कम है, तो हो सकता है कि प्राइवेट प्लेयर को 2% पर सूद मिल जाता वो सब पैसा। तो जितना प्राइवेट प्लेयर को सस्ता मिलेगा वो उतना ज़्यादा उद्योग लगाएगा, उतना ज़्यादा उद्योग लगाएगा, उसका मतलब उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, इसका मतलब उतना जल्दी जीडीपी बढ़ेगा। तो देखो, क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है कि क्राउडिंग आउट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट खर्च ज़्यादा कर रही है, गवर्नमेंट इज एक्सपेंडिंग मोर। गवर्नमेंट कहाँ से ज़्यादा एक्सपेंड करेगी? इसलिए एक्सपेंड करती है क्योंकि गवर्नमेंट बोरो कर ली है मार्केट से ज़्यादा। जब गवर्नमेंट बोरो कर ली है मार्केट से ज़्यादा, तो मार्केट के पास पैसा का क्या हुआ? कमी हो गया। जब मार्केट के पास पैसा का कमी हो गया, तो वो पैसा जो प्राइवेट प्लेयर पर अवेलेबल है, प्राइवेट प्लेयर के पास अवेलेबल है, वो बहुत महंगा दर में अवेलेबल है। जब बहुत महंगा दर में अवेलेबल है, तो प्राइवेट इन्वेस्ट करेगा? नहीं इन्वेस्ट करेगा। बोलेगा कि 10% पर हम उठाएंगे तो कमाएंगे क्या, हम उद्योग में लगाएंगे क्या? तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं कि सरकार क्या कर दिया? क्राउडिंग आउट कर दिया, पैसा को क्राउडिंग आउट कर दिया। इसलिए सरकार का इस तरह से जो लैकेडेसिकल अप्रोच है, जिसमें वो खूब पैसा उठा लेता है, और यूजुअली क्राउडिंग आउट का कंसेप्ट यूजुअली आपको कब दिखते हैं? जब सरकार चुनावी मौसम में चली जाती है, तो औकात से ज़्यादा सरकार पैसा खर्च करना स्टार्ट करती है, बोरो करती है, तो क्राउडिंग आउट हो जाता है। तो एक टर्म है, ऑफन न्यूज़ में है, तो आपको पता होना चाहिए था कि क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है, तब चीज़ें आसान होंगी। अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अभी से टैक्सेशन स्टार्ट हो रहा है, आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। देखो, टैक्सेशन का 3 प्रारूप मुख्य रूप से है। एक जो टैक्सेशन का तरीका है उसको कहते हो प्रोग्रेसिव टैक्स, दूसरा कहते हो रिग्रेसिव टैक्स, और तीसरा को कहते हो तुम प्रोपोर्शनल टैक्स, हिंदी में प्रगतिशील और प्रतिगामी टैक्स। देखो, प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है कि अगर तुम ज्यादा पैसा कमा रहे हो, इफ योर इनकम इज मोर, अगर मानते हैं कि कोई व्यक्ति 100 करोड़ रुपया कमा रहा है, तो सरकार इस पर ज्यादा टैक्स लगाएगी, मोर टैक्स लगाएगी। अगर कोई 10 करोड़ रुपया कमा रहा है, तो सरकार इस पर कम टैक्स लगाएगी। मतलब तुम ज्यादा पैसा कमा रहे हो, ज्यादा पैसा है तुम्हारे पास, यू विल पे मोर टैक्स। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? प्रोग्रेसिव टैक्स के केस में इफ यू आर अर्निंग मोर, यू विल पे मोर टैक्स। तो इससे क्या होता है? इससे इनइक्वलिटी कम हो रहा है। अगर भाई हम कम पैसा कमा रहे हैं, तो सरकार कह रही है कि भाई तुम कम पैसा देना, मतलब सरकार घर का मालिक की तरह काम कर रहा है कि भाई तुम ज्यादा कमाते हो, ज्यादा लोड उठाओ, है ना, और तुमसे हम पैसा ज्यादा लेंगे। तो यू अर्न मोर, you will pay more tax. I earn less, I will pay less tax. This is called as the progressive taxation. एक टैक्सेशन होता है रिग्रेसिव टैक्सेशन, कि अगर तुम 100 करोड़ रुपया कमा रहे हो, तो तुम पे हम कम टैक्स लगाएंगे। अगर 10 करोड़ रुपया कमा रहे हो, तो तुम पे हम ज्यादा टैक्स लगाएंगे। मतलब जो ज्यादा पैसा कमा रहा है उस पर हम कम टैक्स लगाएंगे, और जो कम कमा रहा है उस पर ज्यादा टैक्स लगाएंगे। ये एक नेचर ऑफ द टैक्सेशन विच इज कॉल्ड एज द रिग्रेसिव टैक्सेशन। पर आपको लगता है कि ऐसा कोई देश में आज के डेट में ऐसा हो रहा होगा? हमको नहीं लगता है, और कोई भी देश इसको, इस तरह का रिग्रेसिव टैक्सेशन को फॉलो नहीं करता है। यूजुअली अगर आप देखोगे तो लोग किसको फॉलो करता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को फॉलो करता है, रिग्रेसिव टैक्सेशन को बहुत कम लोग फॉलो करता है। एक होता है प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द मनी यू अर्न। हो सकता है कि आप 100 करोड़ कमा रहे हो सकता है कि आप 10 करोड़ कमा रहे हो सकता है कि आप 5 करोड़ कमा रहे हो सकता है कि आप 5 रुपया कमा रहे होगे। देश के जितने भी सिटीजन हैं वो 1% टैक्स देंगे, वह यूनिफॉर्म टैक्स होता है। इसको आप प्रोपोर्शनल टैक्सेशन कहते हो। इसका भी विश्व के, अगर आप आर्किटेक्चर देखोगे, इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, तो इसका भी बहुत लोग टेकर नहीं है कि ऐसा एक वेलफेयर समाज में नहीं होना चाहिए कि एक रिक्शा वाला भी 1% टैक्स दे, अंबानी भी 1% टैक्स दे। हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन फॉलो करते हैं। इसमें आप इनइक्वलिटी को कम कर सकते हैं, और यही मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में
प्रोग्रेसिव टैक्सेशन फॉलो करता है कि अंबानी ज़्यादा पैसा देगा, हम 25 लाख रुपया कमाते हैं तो हम ज़्यादा इनकम टैक्स देंगे, जो भाई 5 लाख 6 लाख कमाता है वो नहीं इनकम टैक्स देगा। यही होना भी चाहिए, है ना, क्योंकि देश क्या है, एक परिवार है और परिवार में इस तरह से हम लोग चलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव टैक्सेशन एंड प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। मेरे बंधु, 2-3 चीज और हम लोग देखते हैं। हाल के दिनों में एक पिगोवियन टैक्स का न्यूज रहा है, पिगोवियन टैक्स न्यूज में रहा है। पिगोवियन टैक्स का मतलब क्या होता है कि आप ऐसा टैक्स लगाते हैं जिसका इल इफेक्ट है, टैक्स दैट इज लेवाइड अंडर दोज प्रोडक्ट्स और इंडिविजुअल दैट क्रिएट्स एडवर्स साइड इफेक्ट। जैसे तुम सिगरेट पी रहे हो, जैसे तुम सिगरेट पीते हो तो जो तुम्हारा स्मोक निकलता है तो वो हम वहां पर खड़े हैं, हो सकता है मेरे लिए बहुत चोकिंग हो, तुम भले अपना फेफड़ा को ऑक्सीजन दे रहे हो पर मेरे लिए बहुत चोकिंग है। हो सकता है तुम वीट मार रहे हो, तुम्हारे लिए बहुत फैग वाला मामला होगा पर मेरे लिए तो बहुत चोकिंग एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो उसके लिए सरकार क्या लगाती है, पिगोवियन टैक्स लगाती है। मानते हैं कोई कार डीजल का चल रहा है और अभी दिल्ली ऐसा शहर में जहाँ पे पॉल्यूशन एकदम प्रचंडतम रूप में है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप पॉल्यूटेंट को रिलीज कर रहे हैं। उस पॉल्यूटेंट के चलते क्या हो रहा है, दिल्ली एक गैस चैम्बर बना हुआ है, तो आपके तेल पर हमने टैक्स लगा दिया, दैट इज कॉल्ड एज द पिगोवियन टैक्स। यू आर क्रिएटिंग एडवर्स इन्वायरमेंटल डिजास्टर, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमने आप पर टैक्स लगा दिया, दैट इज कॉल्ड द पिगोवियन टैक्स। ठीक है, तो एक कंसेप्ट है, इसको पता होना चाहिए पिगोवियन टैक्स, तो हम लोग के लिए सहूलियत रहेगा। देखो सॉरी, अगर तुम बीपीएससी के फील्ड में देखोगे तो हमारे लिए आसान होगा कि हम केवल तुमको कंसेप्ट बताते चले, पर जो बीपीएससी में क्या होता है और यूपीएससी में मुख्य अंतर यह है कि बीपीएससी में पहले केवल फैक्ट पूछता था, पर अब क्या है कि फैक्ट पूछता है और साथ साथ जो 69 बीपीएससी में किया है कि वो कंसेप्ट भी पूछ रहा है। यूपीएससी में क्या है कि केवल कंसेप्ट पूछता है। पहले बीपीएससी में केवल फैक्ट पूछ रहा था और कंसेप्ट नहीं पूछ रहा था, तो अब बहुत अच्छा मिश्रण कर दिया है कि आपसे वो फैक्ट भी पूछ ले रहा है और आपसे कंसेप्ट भी पूछ रहा है। तो हम लोग ऐसा जरूर करेंगे कि कोई भी फैक्ट भी हम लोग का मिस नहीं करें और कंसेप्ट पर तो हम लोग कमांड करके चलेंगे ही चलेंगे, तो फैक्ट को भी हम लोग मिस नहीं करने देंगे। देखो, जब भी टैक्स पढ़ो तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कमिटीज से पूछ लेता है कि विच आर द कमिटीज विच आर रिलेटेड टू द टैक्सेशन। तो हम लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ये याद रखना कि एक पहला कमिटी बनता है जिसका नाम है चेलैया कमिटी। जो चेलैया कमिटी है, प्रोफेसर राजा चेलैया इनका नाम था, और राजा चेलैया कमिटी बनता है 1991 में, 1991-92 में बनता है। फिर रेखी कमिटी बनता है, बस केवल नाम याद रखना, 1992 में रेखी कमिटी बनता है। इसके पहले एक एल.के. झा कमिटी भी बनता है, बस नाम याद रखना, एल.के. झा कमिटी भी बनता है। तो एल.के. झा कमिटी, चेलैया कमिटी, रेखी कमिटी, उसके बाद ये कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट कमिटी है उसको हम डिटेल में बताएंगे। इनका नाम है विजय केलकर, तो केलकर कमिटी बनता है, जिसको तुम कहते हो केलकर टास्क फोर्स। केलकर का टास्क फोर्स बनता है 2000 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखोगे। और अभी रिसेंट में अरविंद मोदी कमेटी बनता है और फिर अखिलेश रंजन कमेटी बनता है। और अरविंद मोदी और अखिलेश रंजन कमेटी डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड है। मतलब इतना हम लोग को डिटेल में नहीं जाना है, पर अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर रिलेटेड टू द टैक्स रिफॉर्म्स, चेलैया कमेटी यस, एल.के. झा कमेटी यस, रेखी कमेटी हाँ, केलकर टास्क फोर्स हाँ, अरविंद मोदी एंड अखिलेश रंजन कमेटी हाँ, बस हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पर हम लोग पहले थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक कमिटी बना प्रोफेसर राजा चेलैया के अंदर, प्रोफेसर राजा चेलैया के अंदर एक कमिटी बना जिसका नाम है टैक्स रिफॉर्म कमिटी। जो टैक्स रिफॉर्म कमिटी है, आपको पता है कि 1991 में हम लोग एकदम बर्बादी के कगार पर आ गए थे, वी वेयर ऑन द इकोनॉमिक ब्रिंक, हम लोग कोलैप्स करने वाले थे। तो टैक्स रिफॉर्म कमेटी बनी प्रोफेसर राजा चेलैया के अंदर। तो राजा चेलैया कहते हैं कि पहला काम करो कि तुम कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज़्यादा है, उस समय तकरीबन 41-42% के आसपास हम लोग का कॉर्पोरेट टैक्स था। तो इन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस करो। पहला, जब तक कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस नहीं होगा कंपनी उद्योग नहीं लगाएगा, जब कंपनी उद्योग नहीं लगाएगा तो तुम्हारा जीडीपी ग्रोथ नहीं कर सकता है। दूसरा कि हमारे पास टैक्स इंफॉर्मेशन बहुत कम है, हमें टैक्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा, और जब टैक्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होगा तो उनके अंदर हमको एक पॉजिटिव फीडबैक, हमको एक मतलब जो होता है ना कि टैक्स टेररिज्म नहीं करना है, उनका दिल जीतना है
और इस तरह से टैक्स इंफॉर्मेशन होगा कि कितना खपत हो रहा है, सेल हो रहा है, तो हम एक टैक्स इंफॉर्मेशन आ जाएगा, तो टैक्स इंफॉर्मेशन के बाद हम अपना टैक्स बेस को बढ़ा सकते हैं, और जब टैक्स बेस बढ़ जाएगा तो सरकार के पास पैसा आना स्टार्ट करेगा। तो मुख्य रूप से चिलैया कमेटी का कहना था कि हमें कंप्यूटराइजेशन पर ध्यान देना चाहिए। जब कंप्यूटराइज सिस्टम रहेगा, जब ऑटोमेटिक और सॉफ्टवेयर आधारित सिस्टम रहेगा, तो हमारे पास टैक्स इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगा। जब टैक्स इंफॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा, टैक्स बेस बढ़ेगा तो सरकार के पास टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्स है। फिर रेखी कमेटी आता है, रेखी कमेटी का अपना रिकमेंडेशंस होता है। फिर तुम देखोगे कि केलकर टास्क फोर्स बनता है, इनका नाम है डॉक्टर विजय केलकर, और बहुत काबिल आदमी है केलकर टास्क फोर्स। और केलकर टास्क फोर्स में एक चीज को ध्यान रखना, इट वाज विजय केलकर हु प्रपोज्ड अ नेशन वाइड जीएसटी। हम लोग जीएसटी को और अच्छे से पढ़ेंगे। ही प्रपोज्ड द नेशन वाइज गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट वॉज फर्स्ट प्रपोज बाई हिम, इन्हीं के द्वारा प्रपोज किया गया था। और जो विजय केलकर कमेटी जो प्रपोज करता है नेशन वाइड जीएसटी, तो उसके लिए क्या हो रहा है, पहला देखो जीएसटी का जो कंसेप्ट है बाद में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर कुछ फैक्ट देख लो। जीएसटी का पहली बार कंसेप्ट कौन देश लेके आता है, फ्रांस लेके आता है। जो इंडियन मॉडल ऑफ द जीएसटी है दैट इज वेरी क्लोज टू विच मॉडल, तो कनाडा से हम लोग का बहुत क्लोज है, कैनेडियन मॉडल ऑफ द जीएसटी के बहुत हम लोग क्लोज हैं। ठीक है, उनके पास भी डिफरेंट स्लैब स्ट्रक्चर्स है, हमारे पास भी डिफरेंट स्लैब स्ट्रक्चर है। कितने देश में तकरीबन जीएसटी का कंसेप्ट चल रहा है, 150 देश में जीएसटी का कंसेप्ट चलता है, बट वी आर वेरी क्लोज टू द कैनेडियन मॉडल ऑफ द जीएसटी। जब जीएसटी आता है तो कौन से बिल को लेकर आता है, 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर आता है, और 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है लेकिन ये पास नहीं कर पाता है, और फिर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का रूप लेता है, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का रूप लेता है। आपको बताते चले कि एक जीएसटी काउंसिल का निर्माण होता है, और ये जो जीएसटी काउंसिल है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। और अपने देश में, अपने मोहब्बत में 1 जुलाई 2017 से इनडायरेक्ट टैक्स का एक बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ज्यूम करके जीएसटी लॉन्च किया गया 1 जुलाई 2017 से। चूंकि केलकर से रिलेटेड था तो अभी हम आपको बता दिए, जीएसटी पढ़ेंगे तो उसको खूब डिटेल में एक लेक्चर में पूरा जीएसटी ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो केलकर इंपॉर्टेंट है, हम लोग को ध्यान रखना चाहिए केलकर टास्क फोर्स के रूप में। यहां पर देखना एक और बड़ा नाम है, अरविंद मोदी। अरविंद मोदी के बारे में तुम देखो कि अरविंद मोदी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के आदमी हैं। तो ये क्या बोले कि हम लोग को डायरेक्ट टैक्स कोड को सिंप्लीफाई करना होगा। ये आदमी क्रांतिकारी टाइप का आदमी है। ये आदमी बोलता है कि भाई देखो, अगर देश में तुमको जीडीपी बढ़ाना है, अभी तुमको बताए, जब जीडीपी तुमको बढ़ाना है तो जीडीपी का एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है आई क्या है, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट प्लेयर लेकर आएगा। तो ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्राइवेट प्लेयर तभी लेकर आएगा, ये सब लक्समबर्ग जाकर जा रहा है, मलेशिया और कहाँ कहाँ जाकर पैसा निवेश करता है, वो सब करने से अच्छा है कि तुम एक काम करो कि कॉर्पोरेट टैक्स को सीधा सीधा घटा के 15% फ्लैट कर दो। चुपचाप कॉर्पोरेट टैक्स को 15% फ्लैट कर दो। फ्लिपकार्ट को मलेशिया जाने की जरूरत नहीं है, सिंगापुर जाने की जरूरत नहीं, जब पैसा बचाने जाता है सारा फैक्ट्री भारत में लगाएगा। तो अरविंद मोदी कहते हैं कि 15% कॉर्पोरेट टैक्स देकर आ जाओ। अब ये जैसे ये क्रांतिकारी विचार रखते हैं, जो साथ में कमेटी के लोग थे ये विरोध करना स्टार्ट करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री इसका विरोध करना स्टार्ट करती है, बोलते कि ठीक है, एक चीज तो तुम कह रहे हो कि भाई जब हम कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर देंगे, जब कॉर्पोरेट टैक्स को कम करेंगे तो इंडस्ट्रीज ज्यादा लगेगा, पर यह भी तो तुम देखो कि भारत सरकार मुख्य रूप से पैसा कमाती है, भारत सरकार का जो टैक्स रेवेन्यू होता है वो मुख्य रूप से कॉर्पोरेट टैक्स से हो रहा है, तो कॉर्पोरेट टैक्स से बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, है ना। पर अरविंद मोदी इस पर अडिग होते हैं, साथ का मेंबर लोग विरोध करता है, अरविंद मोदी को उस डायरेक्ट टैक्स कमेटी से हटा दिया जाता है अध्यक्ष के रूप में, और अखिलेश रंजन को बना दिया जाता है। तो अखिलेश रंजन कमेटी भी जो है वह बाद में अरविंद मोदी को हटाकर अखिलेश रंजन को बना दिया जाता है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द डायरेक्ट टैक्स कोड, मतलब टैक्स से ही रिलेटेड है। तो ये सारे कमेटी, चिलैया कमेटी, रेखी कमेटी, एलके झा कमेटी, केलकर कमेटी, अरविंद मोदी कमेटी, अखिलेश रंजन कमेटी, दिस ऑल आर द कमिटीज विच आर रिलेटेड टू द टैक्स रिफॉर्म्स। ठीक है, यहां तक अगर तुमको समझ में आ गया है तो फिर आगे हम लोग गर्दा गर्दा मचा के रख देंगे। ठीक है, चलो सॉरी। देखो, टैक्स को मुख्य रूप से तुम दो भाग में उसको डिवाइड तुम करोगे। पहला जो टैक्स है उसको तुम कहते हो डायरेक्ट टैक्स, और जो सेकंड टैक्स का स्ट्रक्चर है उसको तुम कहोगे इनडायरेक्ट टैक्स, और जैसे जैसे होगा चीज को हम बताते चलेंगे। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि तुम आदमी को पकड़ सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स मतलब होता है कि द पर्सन इज आइडेंटिफाइबल।
पर्सन इज आइडेंटिफाइबल। आदमी को तुम पकड़ सकते हो, वो आदमी मना नहीं कर सकता कि हम टैक्स नहीं देंगे, सरकार उसको पकड़ेगी और बोलेगी कि बाबू टैक्स दो। जैसे अगर मानते हैं कि इनकम टैक्स, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। भाई अगर इनकम टैक्स सरकार रोहित पर मारेगी तो रोहित थोड़ी बोल सकता है कि हम नहीं देंगे, हमको तो देना ही पड़ जाएगा। अगर मानते हैं कि तुम पर मारा, एक्स पर मारा, तुम वाई लड़का हो वाई पर मारा, तुम्हारी मंचकिन जेड है उन पर मार दिया, तो कितना भी छटपटाएं कि देखो ना हमको बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा है, टैक्स दे रहा है, देना तो पड़ेगा बहन, कुछ नहीं कर सकती हो। और तुम अपने स्वीटू से दिलवा भी नहीं सकती हो, पकड़ेगा तुमको वो, फॉर्म 80C तुमसे पकड़ के ले लेगा, स्वीटू तुम मेरे बदले दे दो, ऐसा तो हो नहीं पाएगा, पकड़ेगा सरकार तुमको। तो डायरेक्ट टैक्स में पर्सन डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है, वो अपना पल्ला झाड़ के निकल नहीं सकता है, वो डायरेक्ट टैक्स में आ जाएगा। इनकम टैक्स इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ ए डायरेक्ट टैक्स, वहां पर सीधा उस आदमी को पकड़ के मार देगा। दूसरा कॉर्पोरेट टैक्स, अगर बीसीडब्ल्यू है तो बीसीडब्ल्यू का जो मालिक है उनको पकड़ेगा सीधा, बीसीडब्ल्यू ऑर्गेनाइजेशन को मारेगा, खटाक से बोलेगा कॉर्पोरेट टैक्स दो इतना। अब बीसीडब्ल्यू थोड़ी बाप बाप करके भागेगा कि मेरे पास है ही नहीं, है ही नहीं, पकड़ लिया तुमको, तो वहां पर ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइबल है, कॉर्पोरेट टैक्स आइडेंटिफाइबल है। अभी मोटा मोटी कॉर्पोरेट टैक्स कितना चल रहा है, 2019 में इसको चेंज करके मोटा मोटी लोग 22% किए थे, पर इफेक्टिव क्या होता है कि इसमें सेस और जोड़ देता है, सरचार्ज जोड़ देता है, ये सब जोड़ जाड़ के 25% ठेका ही देता है। हम लोग के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना परसेंट लगता है, कोई कोई कंपनी को 30% भी लगता है डिपेंडिंग अपॉन द टर्नओवर। हम लोग के लिए एकदम नॉनसेंस डेटा है, कोई काम का नहीं है। इनकम टैक्स का क्या स्लैब है, कोई काम का नहीं है, बिल्कुल मत रटना, वो सब एसएससी दरोगा वगैरह में भले पूछ लेता होगा, हमको नहीं पता है, पर हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है, कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। और देखो जहां पे डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। आज के डेट में तुम बहुत लोग क्या करता है कि सिक्योरिटीज में पैसा लगाता है। सिक्योरिटीज क्या होता है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है, तो भाई सरकार सीधा पकड़ लेगा कि तुम लगाए हो म्यूचुअल फंड में, तुम स्टॉक में पैसा लगाए हो, जब स्टॉक में लगाए हो तो वहां से तुम पैसा कमाए हो, सरकार फटाक से रोहित जी पकड़ के दीजिए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगा दिया। वेल्थ टैक्स, अगर हम कार कोई किसी को दे रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं या वेल्थ है मेरे पास, तो भाई उस वेल्थ का कोई ना कोई मालिक है, सरकार फटाक से उस मालिक को पकड़ी और बोली कि आपके पास इतना वेल्थ है, हमको टैक्स दीजिए, दैट इज कॉल्ड एज द वेल्थ टैक्स। एक होता है गिफ्ट टैक्स, जो तुम गुलाब देते हो वो उस पर टैक्स नहीं लगता है ना, उस सब पे भी लगना चाहिए, वो सबको कौन सा पिगोवियन टैक्स करके बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। तो गिफ्ट टैक्स, आप जिसको गिफ्ट दे रहे हैं आइडेंटिफाइबल है। एक है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड, जैसे अगर तुम किसी निवेश में लगाए हो तो भाई वहां से तुमको डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स मतलब होता है कि जो तुमको डिविडेंड मिल रहा है तो वहां से बहुत ज़्यादा आमदनी हो रही है, तो भाई अगर हमने निवेश किया है तो सरकार के पास डेटा है, हमने डिविडेंड लिया, मानते हैं कि हम ओएनजीसी में लगाए हैं, आईओसीएल में लगाए हैं, इनके शेयर में लगाए हैं और यहाँ से हमको पैसा आ रहा है, डिविडेंड के रूप में आ रहा है और बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो सरकार आइडेंटिफाई कर ली कि रोहित जी को पैसा आ रहा है। जब रोहित जी को पैसा आ रहा है तो सरकार उसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे ली, पर इस पर बहुत इशू हो रहा था, तो सरकार क्या करती है कि 2020-21 में इस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को खत्म कर देती है। तो आप बोलेंगे कि जब सर खत्म कर दिया तो आप हमको क्यों पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कल हम इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे थे तो वहां पे देखे कि अभी मद्रास हाई कोर्ट, इन लोग इतना क्या है ना कि रीजनिंग और ये सब पढ़ पढ़ के वो जो बन जाता है वो इनकम टैक्स ऑफिसर एसएससी करके, उसके बाद धर के मैथ और रीजनिंग लगाना स्टार्ट करता है। जो कॉग्निजेंट सिस्टम है सीटीएस पर, उस पर 9,403 करोड़ रुपया का लगा दिया था। 2017-18 का केस बता रहे हैं, 20 में तो खत्म ही कर दिया, 17-18 में 9,403 करोड़ रुपया इन पे लगा दिया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अभी बाप बाप कर रहा है सीटीएस के, हम देश में चलाएं कैसे भाई, 9,000 रुपया करोड़ तुमसे टैक्स मांग रहा है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। मद्रास हाईकोर्ट उसको क्वेश्चन कर दिया। इनकम टैक्स वाला सब एकदम बेरोजगार है, किसी को नोटिस भेजते रहेगा, हम खुद बहुत परेशान रहते हैं इन लोग से, ठीक है। अब नोटिस खेलेगा, तुम भी नोटिस खेलो, अपने बलाय कुछ दिन बाद बंद कर देगा, ठीक है। तो मद्रास हाईकोर्ट इसको क्वैश कर दिया है। आज का न्यूज़ तुमको बता रहे हैं, सीटीएस कॉग्निजेंट सर्विस पे लगा दिया था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, उसको हटा दिया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है मेरे बंधु कि कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है, डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वेल्थ टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, भाई जिसका जमीन है तो वो तो आइडेंटिफाइबल है ना कि फलाना आदमी का जमीन है, वो आदमी आइडेंटिफाइबल है, उस पर जो टैक्स लगेगा वो डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। गिफ्ट टैक्स, रोहित अपनी मंचकिन को दिए या मंचकिन हमको दे रही है, आइडेंटिफाइबल है, उस पर लगा देगा सरकार। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ओएनजीसी आईओसीएल वगैरह में पैसा लगाए हो, डिविडेंड आ रहा है,
उसका टैक्स जो तुमको लगे दैट इज कॉल्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अभी सिटी इस पे लगा था इसलिए तुमको बता दिए। तो ये सब आपसे एग्जाम में पूछ लेगा। कमिटी के बारे में पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि इसमें कौन सा डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। अब इनडायरेक्ट टैक्स का क्या उदाहरण है अगले लेक्चर में हम लोग और इसको बहुत डिटेल में करेंगे। जैसे एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी क्या होता है इसको हम अगले लेक्चर में बताएंगे। और क्या कस्टम ड्यूटी, आप देखते होगे ना कस्टम लग रहा है। वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, और क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे बड़ा तो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी को तो खूब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो और भी जितने हैं ये सब सारे चीज को हम लोग अगले वीडियो में अगले लेक्चर्स में आपको देखेंगे। आपके पोर्टल पर अवेलेबल होगा। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।